Hello bachcho, welcome to Physics Wisdom Academy. Today we are going to start the second part of the electrostatics. In this part we shall start from Coulomb's law. Basically Coulomb's law जो है डिफाइन किए गए थे दो चार्जेस के बीच का फोर्स जो होता है उसको Coulomb's law बोला जाता है. Coulomb's law is only valid for point charges. अब ये point charges क्या होते हैं? Point charges वो होते हैं जिनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता और एक्चुअली में हम जो है चार्ज बहुत स्मॉल होते हैं तो इसलिए हम पॉइंट चार्ज बोल देते हैं. बट अगर एक बॉडी है हमारे पास और वो चार्ज्ड है तो वो एक पॉइंट बॉडी नहीं कहलाती है. अगर उसको पॉइंट बॉडी बनाना है तो उन दोनों बॉडीज जिनके बीच में फोर्स लग रहा है डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज कर दे देंगे तो उस केस में जो है आपका वो जो दोनों बॉडीज है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है. जैसे कि 11th क्लास में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते थे. लॉजिकली कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता बट हम एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देते थे अगर उसके बीच का डिस्टेंस हम इंक्रीज कर दें. ठीक है, सेम यहां पर भी आपका यही होगा. सो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि लेट अस सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R. They are separated by a distance r and these charges are placed in vacuum. अभी हम ये assume कर रहे हैं कि हमारे charges vacuum में रखे हुए हैं. So according to Coulomb, the electrical force between the two charges directly proportional to the product of these charges. जो इनका product होगा उसके directly proportional होंगे and it is inversely proportional to the square of the distance between them. यानी जो डिस्टेंस होगा उसका अगर स्क्वायर लेंगे तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये हमें मिलेगा. सो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं. कंबाइन कर एक सिंगल इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो ये हमें मिलेगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी साइन. जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है. तो यहां पर भी हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम नाम दे रहे हैं K. यहां पर जो K है, यहां पर जो ये K है, दिस K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज फर्दर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹. ओके, एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of the free space. Permittivity of free space. और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 समथिंग होती है. तो एक्चुअली में कूलम्ब्स ने बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जब भी दो चार्जेस कहीं पर रखे हुए होते हैं. ठीक है, चार्ज हम मूव नहीं करवा रहे हैं, ये फिक्स चार्जेस है. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर हम K की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. सो ये आपका आ गया कूलम्ब्स लॉ. दिस इज द कूलम्ब्स लॉ. तो कूलम्ब्स ने ये हमें बता दिया था कि जो बेसिकली फोर्स है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा एंड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अब बात कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की. देखिए एप्सिलॉन नॉट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया. ये देखा गया कि अगर हम अपने ये दोनों चार्जेस है Q1 Q2 इनको कोई दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, यानी दूसरे मीडियम में लेके जाते हैं, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, बेसिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा उसको अभी आप आगे डिस्कस करेंगे, बट एक्चुअली में चेंज हो जाता है. यहां पर हमें ये पता लगता है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो फ्री स्पेस के लिए डिफाइन की गई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी. अच्छा, यहां पे हम एसआई यूनिट भी अगर लिखना चाहे K की तो K की एसआई यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ K. और एप्सिलॉन नॉट की इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी
न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी। तो परमिटिविटी आपको पता लग गया कि परमिटिविटी होती क्या है। बेसिकली परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम बाय विच वी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन दैट मीडियम। ओके, अब इसके एक हम जो है एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हैं और एक रिलेशन सेटअप करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो मीडियम टू मीडियम जो है वो डिफर करता है। आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह से फोर्स जो है हमारा डिफर करता है मीडियम टू मीडियम। तो इन वैक्यूम FV यानी कि फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन द सेम टू चार्जेस Q1 एंड Q2 which are separated by the distance r is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square। and in a medium, हम कोई भी मीडियम हमारा हो सकता है, ठीक है। बेसिकली हमारा कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, या कोई भी दूसरा मीडियम हमारा एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पे। सो अगर हम यहाँ पर दूसरे मीडियम की बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एंड बाकी सब पैरामीटर्स आपके सेम रहेंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दे 2 से, अगर हम 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा FV डिवाइड बाय FM। बाकी ये जो दोनों चीजें है ये कैंसल आउट हो जाएगी, ये पूरी इससे कैंसल आउट हो जाएगी और यहां पर जो हमारे पास बचेगा वो ऊपर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही जो रेशो होता है, इसी रेशो को हम बोलते हैं के। ये के जो है डिफरेंट है और ये जो के है एक्चुअली में यही आपका होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो मीडियम की है वो हमें मिल जाएगी एप्सिलॉन इंटू के। एक्चुअली में के यहां पर जो है कापा जिसे हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी हम इसको बोल सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है वैक्यूम के लिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 1 होती है, यानी कि 1 हम लेते हैं। सो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए वैक्यूम के लिए आपकी के जो है वो 1 के इक्वल होगा। और फॉर एयर के लिए के की वैल्यू 1.00054 ये आपकी एयर के लिए होगी। और मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है फॉर मेटल। एंड वाटर के लिए 80 या फिर 81 वाटर के लिए हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है जो आपके काम आएगी न्यूमेरिकल्स में भी, और एज ए नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए कि 1 के वैक्यूम के लिए क्या होती है, एयर के लिए, मेटल के लिए और वाटर के लिए क्या होती है। यहां पे आप देखोगे वैक्यूम के लिए सबसे कम होती है। वैक्यूम के बाद अगर कोई सा भी मीडियम होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है। इससे हमें यह चीज पता लगती है कि यहां पर जो आपका फोर्स है, अगर यहां से मैं एक रिलेशन सेटअप करूं तो एक रिलेशन जो है हमें मिलेगा एफ फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एफ वी डिवाइड बाय के। यानी कि
जो आपका वैक्यूम में फोर्स है इट इज डिवाइडेड बाय द के, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू वैक्यूम में होती है वो मिनिमम होती है, अदर देन वैक्यूम इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जो फोर्स है वो हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो चार्जेस है, उन दोनों चार्जेस को वैक्यूम के अलावा अगर हम किसी भी मीडियम में लेके जाते हैं तो हमेशा ही जो है फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी फोर्स जो हमारा डिक्रीज होगा बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ओके, इसको याद रखना, ये बेसिक पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सो बेसिकली हमने ये बात कर ली कि हमारा जो फोर्स है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, बट अभी तक हमने नेचर के बारे में नहीं बात की कि किस तरह का नेचर होगा, अट्रैक्टिव कब होगा और कब रिपल्सिव होगा। सो अगर हमारे पास जो चार्जेस है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर इनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हो गए या फिर वो दोनों नेगेटिव हो गए, तो उस केस में जो फोर्स होगा वो हमारा रिपल्सिव इन नेचर होगा। सो इफ Q1 Q2 is greater than 0, then force will be repulsive in nature। ठीक है, किस तरह का होगा, रिपल्सिव इन नेचर। एंड इफ Q1 Q2 लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 है तो उस केस में फोर्स जो है लेस देन 0 कब होगा, जब कोई भी एक नेगेटिव हो, या तो Q1 हो या फिर Q2 हो। तो अगर एक भी नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। जो फोर्स होगा वो आपका अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ओके, तो बेसिकली इससे हम पता लगा सकते हैं किस तरह का हमारा नेचर होता है इलेक्ट्रिक। नाउ लेट अस डिस्कस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे हमें वेक्टर में भी जो है इसे डिस्कस करना होता है। एक चीज और मैं बता दूं, जब हम फोर्स को ऐड करते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर सम करना होता है। तो यहाँ पे तो अभी मैं बताऊंगा कि आपको वेक्टरली किस तरह से किया जाता है, बट अगर आपके पास कहीं भी दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हमें मिलते हैं तो वहां पर हम वेक्टर सम करते हैं और तब टोटल और नेट फोर्स हम निकालते हैं। पर यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। लेट अस वी कंसीडर टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2, दे आर एट ए पोजिशन R1 फ्रॉम द ओरिजन एंड R2 रिस्पेक्टिवली। सो ये ओरिजन हो गया, और दोनों अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सेम चार्ज है, यानी कि दोनों पर जो है दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए, तो दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं। तो जब दोनों पॉजिटिव मानते हैं तो दिस इज द वेक्टर, अगर हम इसको ले ले तो ये R12 वेक्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस Q2 पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो F21 हो जाएगा, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहां पर जो मैंने लिए है F12, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, एंड F21 is equal to force on charge Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो ये दोनों जो है फोर्स है, अलग अलग चार्ज पर अलग अलग फोर्स है, मतलब ले रहा हूं मैं अभी, जस्ट डायरेक्शन का फर्क आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है। तो अगर हम निकालेंगे F12, यानी इस पे अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। बट यहां पर हमें क्या करना है, डायरेक्शन बतानी है, तो एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये होगा 2 1। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका 2 1। अब हमें अगर
R21 वेक्टर डिफाइन करना है तो ये हो जाएगा आपका 21 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम इजिली फिर निकाल सकते हैं वेक्टर की जो है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन तो हमारी इससे आर कैप से पता लग जाएगी, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसी तरह से F21 अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसके साथ जो लगेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है 1 से 2 की तरफ, तो ये हो जाएगा 1 2 यूनिट वेक्टर वेयर R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर निकालने का यही फॉर्मूला होता था, जो वेक्टर होता था उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो एक तरह से आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करे आज की क्लास में। कूलम्स लॉ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।